कैंप 4 इज़ फॉर अ होल्ड, थोड़ा सा होल्ड के लिए। ऐसा डर लग रहा था कि पैर क्यों नहीं फंस रहा, पैर फिसल भी सकता है। तो वापस एक वॉल आ रही, फिर हम नीचे जा रहे हैं वापस, फिर वापस जा रहे हैं, मतलब ख़त्म नहीं होता। रोज़ ग्लेशियर पिघलता जाता था, हम रोज़ पत्थर रखते थे, अगले दिन गिरा होता है फिर रखते थे। हम एवरेस्ट के समिट पे पहुंचे तो ये मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि हम एवरेस्ट के टॉप पे हैं, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। में पॉपकॉर्न की तरह अप एंड डाउन जाना है, बीच में गड्ढों में घुसना है, फिर ऊपर चढ़ना है, फिर वापस नीचे। एंड द रूट इज़ सो लाइक कि बहुत ही इधर उधर वाला है। एवरेस्ट में तो सब बहुत ही टफ है। अवलांच आने के चांसेस होते हैं दिन में। Jai Hind everyone, welcome back to the another episode of Voice of Red Hackle, a podcast of the cadets, by the cadets and for the cadet. Today we have with us three very special guests who recently did their Mount Everest expedition by the National Cadet Corps. We welcome you all here. Thank you so Thank you, much. ma'am. Kindly introduce yourself to our audience. Jai Hind everyone, I'm Junior Under Officer Abid Afreen from Jammu Kashmir and Ladakh Directorate. जय हिंद एवरीवन, मैं सीनियर अंडर ऑफिसर मोनिका फ्रॉम राजस्थान डायरेक्टरेट। जय हिंद एवरीवन, मैं कैडेट पद्मा नामगिल फ्रॉम चंडीगढ़ डायरेक्टरेट। तो जैसे कि आपने अभी रिसेंटली माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन किया है, तो सबसे पहले आपके मन में ये ख्याल कैसे आया था कि मुझे आई हैव टू क्लाइंब द एवरेस्ट? तो जैसे कि आप जानते हो कि माउंट एवरेस्ट तो सबको पता है कि हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये मैं तो खुद पहाड़ से हूँ एंड मुझे लगा था कि पहाड़ चढ़ना एंड ऑल बहुत मुश्किल है एंड एफर्ट्स लगते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं करेंगे, छोड़ दो ऐसी चीज़ें। फिर उसके बाद आया कि माउंट एवरेस्ट का नोटिस कि कोई भी कैडेट्स है जो भी इंटरेस्टेड है माउंटेनियरिंग में, प्लीज़ ज्वाइन ट्रायल्स देने के लिए। तो तब ख्याल आया कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने का मौका दे रहे हैं तो एक ट्रायल तो देना चाहिए, एक पार्टिसिपेशन तो करनी चाहिए कि विदाउट पार्टिसिपेशन हम कैसे बोल दें कि नहीं चढ़ पाऊँगी मैं। तो मैंने सोचा कि एक बार ट्रायल्स दे देती हूँ एंड वहाँ पे फिज़िकल्स और ये चीज़ें वो देख रहे थे कि कितना स्ट्रेंथ है। तो मैंने सोचा कि फ़िज़िकल्स दे देती हूँ, होगा, नहीं होगा तो देखा जाएंगे। तो वही सोचा कि पहाड़ चढ़ना, माउंट एवरेस्ट तो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको ग्रैब करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगा कि ग्रैब करूँ चाहे हो या ना हो। तो अपॉर्चुनिटी मिली, चांस मिला और हो गया हमारा। दैट्स ग्रेट। तो जब आपको पता चला कि एनसीसी आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो हाउ डिड यू फेल्ट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम? आप नर्वस थे या पूरे एकदम फुल जोश में थे कि येस आई एम गोइंग टू डू दिस? जब मुझे पता चला कि अभी माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन होने वाला है, क्योंकि मैंने रिसेंटली जब ट्रायल्स होने वाले थे तो उससे 10 डेज़ पहले बीएमसी कोर्स करता है, बेसिक माउंटेन कोर्स। तो उसके भी आप में मुझे यूनिट सेलेक्ट करा और डायरेक्टर से भी भेज दिया। तो जोश था क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मुझे था कि फ़िज़िकल है तो ये तो हो ही जाएगा। रनिंग थी और मैं खुद एक एथलीट हूँ, तो फिज़िकली मतलब सिलेक्शन प्रोसेस ही फ़िज़िकल बेस पे था और उस टाइम रिटर्न वगैरह था और मैंने कोर्स किया था। तो मैं मतलब पहाड़ देखे थे कि कैसे था, तो इंटरेस्ट भी बढ़ गया था उस चीज़ में कि अभी देख के आई हूँ। बीएमसी जो मेरा पहलगाम में था, इतनी अच्छी जगह थी, अच्छा इंस्टीट्यूट था वहाँ पे, तो फुल जोश था कि अभी बस ट्रायल देनी है, सिलेक्शन हो नहीं हो एक बार पता तो चलेगा कि एनसीसी में क्या क्या हो रहा है। True that. So the next question is for you. That जब आपको पता चला कि एनसीसी पूरा इस चीज़ में आपको सपोर्ट करेगा थ्रू आउट द एक्सपेडिशन, तो तब आपको कोई ऐसा रियलिटी चेक मिला हो कि यस दिस इज़ अ रियलिटी विच आई हैव टू फेस नाउ? रियलिटी चेक जैसा लाइक एनसीसी, सबसे पहले तो मैं बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ कि एनसीसी ने हमने इतना सपोर्ट किया, हमारा सब कुछ देखा, लाइक फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, कोई चीज़ की लाइक इतनी कमी नहीं होने दी हमें और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए भी बहुत ही थैंकफुल हूँ। और रियलिटी इतना मतलब माउंटेनियरिंग है कि माउंटेनियरिंग ऐसी चीज़ है जहाँ पर फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा चाहिए कि सब चीज़ बहुत ही महंगे होते हैं। एवरीथिंग एक एक्सपीडिशन करना मीन्स लॉट्स ऑफ अमाउंट पैसा जाता है उसमें। तो वो उस हिसाब से जिस हिसाब से हमें एनसीसी ने सपोर्ट किया, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ थी हमारे लिए। ऐसा कैडेट हमें ऐसा मौका मिलना कि सब फाइनेंशियली सब सपोर्ट मिल रहा है, तो बस हमें करना क्या है कि हमारा शो करना है कि हम क्या कर पाएंगे उधर। तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को।
So how did NCC's journey and the values which it has taught you, how did it prepare you for this expedition? तो एनसीसी के जर्नी के बारे में थोड़ा बताऊं तो हमें एक्सपीडिशंस कराए गए एवरेस्ट से पहले, ताकि एक्सपीरियंस हो कि एक्सपीडिशंस में एवरेस्ट में क्या क्या चीज़ें होते हैं, कैसे कैसे चीज़ों से डील करना पड़ता है, ये सब सिखाया गया पहले ही। और आइस रॉक पर, आइस पर, स्नो पर कैसे चलते हैं, वहाँ कैसी कैसी हरकतें करते हैं, हमें वो सारा सिखाया गया। तो पहले जितना हमें एक्सपीरियंस मिला, जितना हमें ट्रेनिंग मिला, वो सब बहुत फ़ायदेमंद रहा हमें एक्सपीडिशन के लिए। That is very interesting. यप। So, can you share a moment from the expedition where the teamwork you have learned in NCC, it played a very vital role and that will always be etched in your memory, जो आपको हमेशा याद रहेगा? ये मुझे सबसे ज़्यादा याद रहेगा जब हम कैंप 2 पहुँचे, तो एल्टीट्यूड की वजह से वहाँ पे सिम्टम्स होते रहे, जैसे हेडेक होना, उल्टियाँ होना, ये नॉर्मल है एल्टीट्यूड में। तो हम लगभग सबको हो रहा था, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था, एक और को बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ये टीम वर्क था कि हम एक दूसरे के हेड मसाज करें, सब टाइट थे, किसी की इतनी हालत नहीं थी कि वो उठ के पानी पी ले या कुछ सामान उठा ले, या सर बोल रहे तो हम चले जाएं कि वॉलंटियर है, नहीं। फिर भी हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, हेड मसाज कर रहे थे। और जैसे हम टेंट के अंदर है तो बॉयज़ साइड वाले टेंट में, तो हम अंताक्षरी खेल रहे थे कि चलो टाइम निकालना, अभी हेडेक का पता नहीं चलेगा कि हम अंताक्षरी करेंगे। तो हेड मसाज कर रहे थे और एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे, पानी पिला रहे थे कि पानी पी, क्योंकि माउंटेन्स में पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम खाना नहीं खाओ तो चलेगा, पर पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ बॉडी पानी से ही चलती है। तो एक दूसरे को पानी पिलाना, वहाँ पे ऐसे थोड़ी दूर हमारा डाइनिंग टेंट लगा हुआ था, तो वहाँ जाके पानी की बोतल लाना, वो भी एक टास्क था हमारे लिए, क्योंकि वहाँ जाओ, ठंड है, धूप है, हम टायर्ड हैं, क्लोथिंग शूज़ पहनना बार बार, वो स्नो में इतना मतलब डिफ़िकल्ट होता है। तो ये ऐसे टीम वर्क था कि हम एक दूसरे के लिए पानी ला रहे हैं, मसाज कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं और अंताक्षरी खेल रहे हैं, तो बहुत मेमोरियल था That मेरे लिए sounds सबसे। truly memorable. I Yeah. mean, do you have any like memory of a toughest moment from the base camp to the summit? तो अगर मैं बोलूँ तो टफेस्ट तो पूरा माउंट एवरेस्ट ही था, पूरा बेस कैंप, True. पूरा काठमांडू से जब हमने लुगला से ट्रैक स्टार्ट किया था, तब से लेके सबमिट तक सब कुछ एक चैलेंज ही था हमारे लिए। चलना लाइक मोस्टली हम 6 to 10 आवर्स चलते थे हर ट्रैक में। और जब हमारा सबमिट पुश हुआ था तब हम गए थे 10 to 12 आवर्स हम चले थे मोस्टली, और चलना ही पड़ता है उतना। सो सबसे टफेस्ट अगर मैं बोलूँ तो हर रूट एक अलग सा चैलेंज देता था हमें। जैसे खुम्बू आइस फॉल में हमें ये चैलेंज आता था कि आप क्रेवासेस बड़े चौड़े होते थे, वाइट, और आपको उसको जम करके पार करना है। एंड आप उसको कहीं पकड़ नहीं सकते एंड ऑल, रोप में आपने एंकर किया है बट यू हैव टू जस्ट रन एंड जंप एंड दैट वाज, हाँ, कि नीचे पूरा आपको पूरा दिख रहा है कि बहुत गहरा है, और इतना गहरा कि आपको बस उसके बाद अंधेरा ही दिख रहा है कि। और उसके बाद आता है लैडर क्रॉसिंग। लैडर क्रॉसिंग इतनी चौड़ी है कि लाइक इतना लंबा आपको वॉल क्रॉस करना है, और उस पूरा लैडर चढ़ के एंड लैडर के जो वो होता है लेंथ, वो बहुत कम होता है, और हमारे पैर नहीं फंसते उसमें, हाँ। और हमारे जूते बहुत मोटे होते हैं उसमें। ऐसा डर लग रहा था कि पैर क्यों नहीं फंस रहा, पैर फिसल भी सकता है। उसे करके वैसे करके हम कैंप 1 पहुँचे। कैंप 1 में ये था कि हमारा एक्लिमेटाइजेशन हो रहा था, वो भी चैलेंज था वहाँ पे। एंड वहाँ के बाद हमारा रूट में आया कि कैंप 1 to कैंप 2 जाना है। तो उसमें वेस्टर्न कुम आता है एक जगह, जहाँ पे इतनी गर्मी होती है एंड ऐसा लगता है कि आप राजस्थान के डिज़र्ट में घूम रहे हो। उससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में नहीं जाओगे एंड 11-12 के बीच में आप वेस्टर्न कुम में फंस गए, तो समझो आप रोस्ट हो जाओगे उसमें। एंड सबसे ज़्यादा बर्न भी वहीं होता है। तो हर जगह चैलेंज, डिफरेंट चैलेंजेस आते गए। एंड मोमेंट जो मैं अगर बोलूँ कि टफेस्ट इन माय ओपिनियन मुझे लगा कि जब हम सबमिट की तरफ जा रहे थे, हमने पुश किया था सबमिट पुश, तो उस वक्त था कि हम पूरा चलना है, अगर आप बीच में रुके तो बैक, तो फिर ख़त्म। अगर आप बीच में रुके कि मुझे पानी पीना है, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, तो आपको फिर उस वक्त वहीं जम जाओगे, या फिर वही आपको फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगी, वही आपको कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो रुकना नहीं है एंड वॉक करना है, ईच स्टेप वन स्टेप ईच टाइम, ऐसे जाना है हमें।
तो उस वक्त हमें लगा कि क्योंकि बाकी जगहों पे तो हमें आराम मिलता था कि 5 मिनट ब्रेक, 10 मिनट ब्रेक, आधा घंटा कहीं रुक जाओ कैंप 2 में, बट वहाँ से जब हमने पुश किया, सबमिट पुश किया, तो वो था कि कंटिन्यूस चलना है, कंटिन्यूस, एंड ट्रैफिक था, ट्रैफिक में हम फंस रहे थे और ऑक्सीजन हमारा ख़त्म हो रहा है। ऑक्सीजन तो हम ले ही रहे, चलते समय, रुकते भी समय ऑक्सीजन ले रहे, डेड जोन था। तो उस वक्त थोड़ा टफ लगा कि माउंटेन्स में कितनी चैलेंजेस है। उस वक्त लगा कि यही चैलेंज है, यही बस यही एक चैलेंज यही that करना was- है। हाँ। that's very thrilling to even listen and you have done it. डेथ जोन का नाम ही बहुत डरावना होता है, तो how did you plan the survival there? ओके तो जैसे ही हम कैंप 4 में पहुँचे, वहाँ पर सबमिट पुश से पहले कैंप 4 बेसिकली सबमिट पुश से पहले एक होल्ड के लिए होता है, जहाँ पर बंदा रिकवर करने के लिए क्लाइंबर अपना रेस्ट पॉइंट, जैसे सबमिट पुश से पहले थोड़ा बॉडी में एनर्जी आए उसके लिए रुकता है वहाँ पर। तो वहाँ पर हम Socks वगैरह पानी, बर्फ़ को पिघला के पानी गर्म करते हैं, अपने सॉक्स को चेंज करना होता है क्योंकि हम क्लाइंब करके आ रहे हैं, पैर गीले होते हैं, और डेथ जोन के ऊपर हम गीले सॉक्स में जाएंगे तो फ्रोस्ट बाइट जैसे इंजरीज होते हैं। तो इसलिए कैंप 4 इस फॉर अ होल्ड, थोड़ा सा होल्ड के लिए, ताकि बॉडी में एक एनर्जी आए सबमिट पुश से पहले, क्योंकि सबमिट पुश बहुत टाइम के लिए, लंबे के लिए जाता है। शाम के 7 बजे जैसे हम निकले थे, एंड अगले दिन के सुबह के 3 और 4 ओ क्लॉक पे हम सबमिट पे पहुँचे। फिर वहाँ पहुँचने के बाद वापस भी आना होता है, इसलिए तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जाता है। तो इसके लिए हमें एक एनर्जी दे, थोड़ा रिकवर हो जाए बॉडी, इसलिए वो कैंप 4 होता है। और डेथ जोन में ज़्यादातर डेथ जोन में एक क्लाइंबर ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और डेथ जोन के अंदर अगर रेस्ट ले लिया तो रात को रुकना उगना पड़ा तो वो बहुत ही मुश्किल हो सकता है वहाँ पर रहना। इसलिए डेथ जोन में मिनिमम कम ही टाइम के लिए रहना और जल्दी वापस आ जाना इज़ बेस्ट फॉर अ क्लाइंबर। मैम, जैसे कि जब एवरेस्ट चढ़ते जा रहे होते हैं हम लोग, तो ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है, राइट, एंड ठंड भी बढ़ती रहती है। तो उस टाइम पे आपको मेंटल प्रेशराइज्ड फील हुआ होगा एक पॉइंट पे, तो आपने उस चीज़ से कैसे कोप अप किया? जब मैं एवरेस्ट क्लाइंब कर रही थी तो ठंड तो थी, क्योंकि वहाँ पे इतना -40-30 डिग्री टेम्परेचर था, तो ठंड बहुत ज़्यादा थी। फिर बडीज़ तो हमारे मोटिवेट करते ही रहते हैं। जैसे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कैंप 4 में। मेरी टेंट बडी थी कृतिका, जो उसने मेरी बहुत हेल्प की, क्योंकि ऑलरेडी उसके हाथ भी बहुत ठंडे थे, मेरे भी हो रहे थे। और जब हमें लास्ट सबमिट पुश के लिए जाना था तो वो उसने खुद के शूज़ पहने, पर हमारी क्लोथिंग बहुत अच्छी थी कि हमें ज़्यादा ठंड नहीं लगी। हमें हैंड वार्मर भी दिया गया, फुट वार्मर दिया गया, तो इतना मतलब लग नहीं रहा था कि ज़्यादा ठंड लगेगी। और शूज़ भी हमारे जो क्लाइंब बूट थे वो बैटरी वाले थे, जो चार्जिंग करके वो गर्म करते, हीट वाले थे। तो इतना मतलब ठंड का था नहीं, फिर भी इतनी विंड चल रही है या फिर माइनस टेम्परेचर ज़्यादा गिर रहा है तो ज़्यादा हो रहा था। तो उसने मतलब मेरे से शूज़ नहीं पहना जा रहा था तो वो मुझे पहना रही थी। उसने मेरी बैटरियाँ लगाई, वो भी खुद टायर्ड थी, उसके भी हाथ ठंडे हो रहे थे। जितना मुझे मतलब मेरे से कम होगी, पर उसका भी बॉडी मतलब थक रही थी, फिर भी उसने मुझे मेरी हेल्प की, शूज़ पहनाए, मुझे पानी पिला रही थी, बैटरी लगा रही थी और मोटिवेट कर रही थी कि अभी लास्ट सबमिट पुश है, अभी हमें जाना है। और हमारी 1 साल की जो मेहनत है वो अभी, जब अगर सबमिट पुश कर रहे हैं तो अगर सबमिट नहीं हुआ तो वो 1 साल का ड्यूरेशन था, सिलेक्शन प्रोसेस, और ये कुछ काम का नहीं है। तो ऐसे, और मैं भी अपने आप को ऐसे मेंटली वो कर रही थी। और हमारे सर थे जो टीम लीडर कर्नल अमित बिस सर, वो मतलब इस तरीके से हमें प्रिपेयर करके भेजा था जब सबमिट पुश के लिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके कि गिव अप नहीं करना, तुम्हें करना है, बस यू कैन डू इट। तो बस सर की एक चीज़ दिमाग में थी कि सर ने बोला है सबमिट करके आना है, सबको सक्सेसफुली वापस आना है, तो मतलब हो पा रहा था वो। Ma'am, was there any moment with your buddies or instructors while climbing the Everest which really touched you emotionally? तो अगर मैं मोमेंट्स के बारे में बात करूँ, देयर वाज लॉट ऑफ मोमेंट्स जहाँ मतलब हम बडीज़ के साथ, इंस्ट्रक्टर्स के साथ बहुत से मोमेंट्स बने थे, जहाँ अगर मैं शेयर करूँ तो सबसे पहले इट वुड बी लाइक द सबमिट पुश। जब हम सबमिट पुश कर रहे थे और हम कैंप 4 से सबमिट तक जा रहे थे, वी वर ऑल टुगेदर। एक लाइन थी, पूरी एक लाइन एनसीसी टीम की, और उसी लाइन के पीछे सारे फॉरेनर्स और क्लाइंबर्स लग रहे, और हम आगे जा रहे एंड बीच में ऐसा होता है कि गिव अप कर दूँ, बीच में ऐसा लग रहा था कि बहुत थक गए, रेस्ट कर लूँ, बट
ऐसा इमोशनल चीज़ आई कि आगे से बोल रहे कि चलो 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 चलो, एंड लाइक ऐसे फिंगर्स दिखा रही, क्योंकि वहाँ पे तो शक्ल नहीं दिख रही, आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा, तो ऐसे ऐसे कम 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 ऐसे साइंस कर रहे, एंड लग रहा था कि कोई है आगे, कोई है पीछे, तो कुछ भी हुआ दे विल हेल्प अस, क्योंकि हमारी टीम है खुद की। वो बहुत इमोशनल था, क्योंकि जब माउंटेन्स में हो, अगर आप अकेले हो तो मे बी सर्वाइव ना कर पाओ आप अकेले, एंड अगर आप टीम में हो, अगर आप कुछ लोगों के साथ हो जो आपको मोटिवेट करते हैं एंड पॉजिटिविटी देते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इमोशनल चीज़ लगी कि टीम के साथ है। अगर मैं अकेली होती तो शायद सच में नहीं कर पाती, क्योंकि मॉरल डाउन होता ही है हाई एल्टीट्यूड में, एंड अगर आपके साथ टीम मेंबर्स हो जो आपका मॉरल हाई करे, तो वो बहुत अच्छी बात थी, एंड अच्छी पार्ट थी और इमोशनल पार्ट भी। एंड अगर सेकेंड मोमेंट में बोलूँ, वो एज लाइक अ वेरी अच्छी मेमोरी मैं बोल सकती हूँ कि हमारे कैडेट्स की है, कि वो ये थी कि हमारे जब हम वापस आ रहे थे, जब हम सबमिट हो चुका था, सब थके हारे, पूरा हमने पूरा एक सफ़र, इट्स लाइक फ्रॉम कैंप सबमिट से लेके डायरेक्ट हम नीचे आ रहे थे कैंप 2, और वो बहुत लंबा रास्ता है, जो हम एक दिन रेस्ट करके जाते थे, वो पूरा नीचे पूरा 2 दिन में कंप्लीट करना। 2 दिन मीन्स पूरा चलते, हम 2 दिन से ही चल रहे थे, पूरा चल ही रहे थे। तो उसके लिए जब हम नीचे आ रहे थे, हम थके थे, हमारा भी ऑक्सीजन लो था, हमारा भी ऑक्सीजन सिलेंडर लाइक सबमिट के बाद तो आपको ऑक्सीजन 8,000 के बाद चाहिए ही नहीं। तो जब हम नीचे आ रहे थे, तो ऐसा एक शेरपा था जो नीचे डाउन हो रहा था, बट वो था कि वो नीचे बैठा था, एंड हमें लग रहा था कि वो अनकॉन्शियस है। सो जब हमने ऐसे रोप हिलाया, तो वो थोड़ा सा कॉन्शियस था, कि ऐसे कुछ कर रहा था, हिला रहा था अपने हाथ। सो उस मोमेंट पे लगा कि वो ज़िंदा है कि नहीं, या फिर वो मर रहा है। सो हमने उसका ऑक्सीजन सिलेंडर चेक किया, देखा कि उसके ऑक्सीजन है ही नहीं। सो वो 8,000 में था, अभी वो डाउन हो ही रहा था। तो हमने अपने जो सारे कैडेट्स थे, उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर था, सब में कम 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 था, तो सबने बारी बारी उसको ऑक्सीजन लगाया, ताकि एनर्जी आए, ताकि कम से कम थोड़ा चल के वो 8,000 से नीचे तो आए। सो हमने उसको अपना बारी बारी ऑक्सीजन लगाया, एंड उसको थोड़ा सा एनर्जी आई, एंड वो नीचे हमारे साथ आता ही गया। लाइक हम सब लेके ही आए थे उसको, कि पीछे देखते कि वो आ रहा है कि नहीं, और अगर वो रुक रहा है तो हम भी रुक रहे, कि कहीं कुछ हो ना जाए। सो हम नीचे लाते लाते 8,000 से नीचे तो आ गया था वो, एटलीस्ट कैंप 3 तक पहुंच गया था, जाना कैंप 2 तक था। तो वो मोमेंट हमें ऐसा लगा कि वो हमारे लिए एक अच्छा मोमेंट था, कि हमने कुछ किया, क्योंकि हमने वहाँ पे बहुत से डेड बॉडीज देखे, तो हमें लगा कि ऐसे मरते को छोड़ना इज़ नॉट गुड, कि अगर हम मदद कर सकते हैं तो हम करेंगे, अगर हम किसी को बचा सकते हैं तो हम करेंगे। तो ये मोमेंट्स थे कि जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी, बहुत मेमोरेबल थी। एंड जो हम कैंप 2 से आ रहे थे, तो जब हम पूरा सबमिट करके आ रहे थे, तो तब जब हमें मोटिवेट किया कि हमारे इंस्ट्रक्टर ने, कि कैंप 2 तक पहुंचोगे तो बस उसके बाद आराम ही आराम है। तो दैट्स हाउ दे मोटिवेटेड अस, कि लाइक कैंप 2 पहुंचना है, उसके बाद आराम। तो वो आराम देख के हम ग्रीडी होके हम पूरा इंस्ट्रक्टर के पीछे भागते भागते आए। दैट वाज द मोमेंट्स। That is truly emotional and yet inspiring too. So our viewers must be very curious to know the selection process of the whole expedition. So would you like to put some light on that? तो सिलेक्शन प्रोसेस, तो सबसे पहले हमारा यूनिट में सिलेक्शन हुआ, एंड यूनिट लेवल से फिज़िकल बेस पे था। और सिलेक्शन में होते थे कि रनिंग होगा, इंड्योरेंस रन होगा, पुशअप्स, पुलअप्स, सिटअप्स एंड एवरीथिंग, बेस्ड ऑन फिज़िकल था ज़्यादातर। और इसके बाद यूनिट से सिलेक्ट होके हम ग्रुप लेवल पे गए। ग्रुप लेवल पे तब हमें सिलेक्ट करने आए थे दिल्ली से हमारे जो टीम लीडर हैं कर्नल अमित बिष्ट और डिप्टी लीडर कर्नल रणजीत जोशी। उनसे हम पहली बार मिले। वो डायरेक्टर लेवल यूनिट ग्रुप लेवल पे सिलेक्शन करने के लिए आए थे डायरेक्टरेट्स में। तो वहाँ से सिलेक्ट होके कैडेट्स पहुँचे दिल्ली में फॉर द सिलेक्शन दिल्ली में हुआ। वहाँ पर भी सिलेक्शन ज़्यादातर फिज़िकल बेस पे था, एंड इंडोरेंस रन होना 10-15 किलोमीटर्स विद 15 kgs रक्सैक ऑन आवर बैक। और इसके बाद पुशअप्स होने, जहाँ पर कैडेट्स 100-200-300 पुशअप से भी ऊपर मार रहे थे। और इसके बाद पुलअप्स एंड सिटअप्स एवरीथिंग सब कुछ हो रहा था। और वहाँ से फ़िज़िकल सिलेक्शन होने के बाद हमारा रिटर्न हुआ, इंटरव्यू भी हुए सर के साथ।
एंड आफ्टर द क्लियरिंग ऑल दैट, इसके बाद हुआ हमारा पहला एक्सपीडिशन माउंट अबिगामिन के लिए, जो कि उत्तराखंड में है। तो अबिगामिन एक्सपीडिशन करने के बाद हमें जो सिलेक्ट हुए कैडेट्स, उनको फर्दर सिलेक्शन के लिए बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करने का मौका मिला NIM नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में। फिर वहाँ से बेसिक करने के बाद हमें फर्दर सिलेक्शन के लिए, जो फाइनल सिलेक्शन था वो हमारा सियाचिन में हुआ, लद्दाख में। वहाँ पर हमें विंटर ट्रेनिंग भी कराया, कम सिलेक्शन भी हुआ, वो था आर्मी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में। तो वहाँ पर हमें रॉक क्राफ्ट पे सिखाया पहले, इसके बाद आइस क्राफ्ट एंड स्नो क्राफ्ट वाज द मेन। वहाँ पर जो सिखाया कि ग्लेशियर्स में कैसे चलते हैं, आइस वॉल पे चढ़ना, 2 पॉइंट्स का यूज़ करना, क्रैम्पोन्स यूजिंग, ऑल दैट सब कुछ सिखाया। इसके बाद फाइनल सिलेक्टेड 10 कैडेट्स को मौका मिला एवरेस्ट के लिए। मैम, जो कैडेट्स एवरेस्ट की एक्सपीडिशन पे जाते हैं उन्हें एक मेडिकल ट्रेनिंग भी दी जाती होगी। सो आप उस बेसिक जो मेडिकल ट्रेनिंग आपको दी गई है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हमें मेडिकल मतलब हमारी एक क्लास होती थी पर्टिकुलर कि मेडिकल, क्योंकि जब एल्टीट्यूड में जाते तो कोल्ड इंजरीज होना, हैको, तो इन सब के चांसेस होते हैं। तो CPR हमें बताया गया कि CPR कैसे देते हैं, मतलब एक प्रैक्टिकल भी हुआ था ऐसे लाके की एक बॉडी बना थी वहाँ पे, तो उसका प्रैक्टिकल करवाया और टैबलेट्स के बारे में बताया कि ये टैबलेट कब यूज़ करनी है, क्योंकि हमें एक पैकेज भी बना के दिए थे सब कैडेट्स को, छोटे छोटे ऊपर जब हम क्लाइंब कर रहे थे, कि अगर कुछ भी होए, और उसमें एक मतलब लिस्ट बना के दी थी कि टैबलेट इस चीज़ के लिए, ये इस चीज़ के लिए है, तो हम यूज़ कर सके अगर कोई भी इमरजेंसी हो रही है। तो हम हमारी मतलब एक क्लास होती थी पर्टिकुलर, रोज़ बताते थे हमें कि मेडिकल में ये यूज़ करना है, हैंड वार्मर, और ये टैबलेट किस काम के लिए आती है, ये किस चीज़ की है, और अगर हेडेक हो रहा है, जैसे ठंड लग रही है, कुछ भी हो रहा है एनीथिंग, तो उसमें यूज़ कर सके। तो ये ऐसे मेडिकल का बहुत मतलब एक स्पेशल पार्ट सा ही था कि मेडिकल होना चाहिए। और हमारे साथ डॉक्टर मैम भी थे बेस कैम्प में, तो हमें गाइड करते रहते थे, मतलब सर वगैरह भी बताते रहते, मतलब पूरी टीम ऐसे मेडिकल को भी ऐसे इम्पोर्टेंस देती थी। तो जब सब कैडेट्स बेस कैंप पे पहुंच गए थे तो उनका डेली रूटीन क्या होता था? बेस कैम्प, जब हमने पहली बार बेस कैम्प देखा, बेस कैम्प वाज लाइक अ मिनी वर्ल्ड, जहाँ इधर देखो तो आपको चाइनीज़ मिल जाएंगे, इधर साइड देखो तो आपको वेस्टर्न अमेरिकन मिल जाएंगे, आगे देखो तो आपको अरेबियन मिल जाएगा, पीछे देखो तो आपको स्वीडिश मिल जाएगा। सो इट वाज लाइक कि वहाँ पे एक ऐसा था कि हर वर्ल्ड से क्लाइंबर्स, बेस्ट क्लाइंबर्स जो रिकॉर्ड ब्रेकर होते हैं वो सब भी आए थे। और हमने वहाँ जाके एक देखा कि पूरा एक कम्युनिटी बन गई है वहाँ की क्लाइंबर्स लोगों की। एंड वहाँ पे हमने, जब हम पहली बार पहुँचे थे तो हम बहुत ही अमेज थे कि ऐसा एक बहुत बड़ा बेस कैम्प, जहाँ पे इट वाज मोर लाइक हमारे जो कंपनी की तरफ से जो बेस कैम्प था कि वो बहुत अच्छा था। हमें लगा था कि एक टेंट होगा और एक वॉशरूम का टेंट होगा, दैट्स इट। बट वहाँ पे बहुत अच्छा था कि डाइनिंग हॉल एंड अपना अलग अलग टेंट जिसमें हम खड़े हो सके, ऐसा नहीं कि हम झुक के कर रहे हैं। सो गुड, इट वाज गुड। एंड हमारा रूटीन था कि हम सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया, एंड वी हैड ट्रेनिंग्स कि हम खुम्बू आइस फॉल में, क्योंकि नेपाली गाइड्स का एक डिफरेंट, हमने पहले भी ट्रेनिंग ली थी, और नेपाली गाइड्स का एक डिफरेंट अलग ट्रेनिंग होता है। वो लोग हमें अलग ट्रेनिंग देते हैं, शेरपा लोग हमें। वहाँ पे हमारी खुम्बू आइस फॉल में ट्रेनिंग होती थी, तो हम मोस्टली ट्रेनिंग करने जाते थे सुबह। मॉर्निंग रूटीन हमारा ब्रेकफास्ट के बाद ट्रेनिंग होता था, जिसमें हमें हर वक्त देते थे कि खुम्बू आइस फॉल में ऐसे क्रवासेस होते हैं, ऐसे चलना होता है, ये पार्ट सबसे डेंजरस है, तो इससे बहुत जल्दी गुजरना है, क्योंकि अगर हम वहाँ ज़्यादा धीरे चले, रेस्ट ले, तो चांसेस है कि हम क्रेवासेस में गिर सकते हैं या फिर पूरा आइस वॉल ही गिर सकता है। तो इसलिए हमें ऐसे ट्रेनिंग दी गई थी कि हम हर जगह पता चले कि दिस इज़ अ डेंजरस जोन और दिस इज़ अ सेफ जोन। तो और हमें दिया गया था कि हम जुमारिंग कैसे करें, ऐसे ग्रेडियंट जो था आइस वॉल का ग्रेडियंट, वो बहुत डिफरेंट ग्रेडियंट्स आते थे हर जगह। तो उस वजह से हमें ट्रेनिंग बहुत इंटेंस दी गई थी ताकि हर ग्रेडियंट पे चढ़ सके हम। ऐसा ना हो कि ये ग्रेडियंट दूसरा, हमने तो खुम्बू आइस वॉल में दूसरा ग्रेडियंट देखा था आइस वॉल का, यहाँ जब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो दूसरा ग्रेडियंट आ रहा है, तो हम तो नहीं चढ़ पाएंगे, ताकि ऐसा ना बोले। तो वहाँ के ट्रेनिंग के बाद हमारा डेली वही 3 मील्स अ डे, एंड हमें ये बोला गया था कि वेट
सबसे ज़्यादा बेस कैम्प में ही बढ़ाना है कि बढ़ाओ, ताकि ऊपर ऊपर जाते आपको आपका घटते ही जाएगा, एक कैम्प में 1 किलो, दूसरे कैम्प में 2 किलो, ऐसे ऐसे। सो बेस कैम्प का रूटीन वाज नॉर्मल कि ट्रेनिंग करो, खाओ, ट्रेनिंग खाओ एंड हमें और चीज़ें, जैसे बेस कैम्प में हमें एक और चीज़ भी सिखाई, ऑक्सीजन सिलेंडर का। वहाँ हमारा रूटीन था कि ऑक्सीजन सिलेंडर तो हमारी लाइफलाइन थी वहाँ पे, रोप और ऑक्सीजन सिलेंडर। वहाँ पे हमें ऑक्सीजन सिलेंडर पे ये दिया, क्लासेस दिए जाते थे ताकि हम कोई भी ऐसा ना करे कि ऑक्सीजन की वजह से कि हम चढ़ ना पाए, कि हमारा शरीर तो दे रहा था कि जा पाएंगे कह रहा था, बट ऑक्सीजन सिलेंडर को कुछ हो गया हमारी गलती की वजह से या फिर ऐसी इंटेंशनली अनइंटेंशनली, तो ऐसा ना कि हो कि एक रिग्रेट रहे कि ऑक्सीजन सिलेंडर ख़राब हो गया और हम चढ़ नहीं पाए। सो हमें एक प्रॉपर एक नॉलेज दी गई थी, एक प्रॉपर क्लास दी गई थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ कैसे करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर कौन सा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट बहुत सेंसिटिव है, ऐसी चीज़ों पे हमें क्लासेस दी जाती थी। हर दिन एक नया क्लास आता था और हर दिन हमें ऑक्सीजन सिलेंडर पर हर ऑक्सीजन सिलेंडर बस इम्पॉर्टेंट कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर तो शाम के वक्त या फिर सुबह के वक्त तो करना ही करना है कंपलसरी, कि एक बार हर बार देखो कि ऑक्सीजन सिलेंडर को किस तरह से अपने बैग में रखना है, हर बार सिखाया जाता था। एंड नई क्लासेस जैसे खुम्बू आइसफॉल में ट्रेनिंग और ग्लेशियर मार्च और एक्लेमाटाइजेशन, हमारे बेस कैम्प में मोस्टली एक्लेमाटाइजेशन ही था हमारा, ताकि एक्लेमाटाइज हो सके अच्छे से। अदरवाइज़ अगर एक्लेमाटाइज होके नहीं आए देन यू विल मोस्ट प्रोबेबली नॉट बी एबल टू क्लाइम, क्योंकि बहुत से चांसेस है कि आपको इंजरीज और या फिर हैपो और या फिर हैक हो सकता है। तो रूटीन के बारे में तो बात करिए, तो मैं एक ऐड करना चाहूँ, थोड़ा फ़नी वाला था कि हमारा रूटीन रोज़ का रूटीन था वो बॉयज़ का, कि एक्लेमेटाइजेशन करने के लिए हमें थोड़ा बहुत काम करवाते थे रोज़। तो हमारा काम था कि जो टेंट से डाइनिंग हॉल की तक का एक रास्ता होता है, जो हम जहाँ पर बैठे थे वो पूरा ग्लेशियर है, तो वो पिघलता है और उसके ऊपर पत्थर रख रख के रास्ता बनता है ना, पत्थर वाला, ऐसा था। तो बॉयज़ को सुबह 8 बजे फॉल इन होता था, फिर हम जाते थे CHM सर के साथ, फिर वो बताते थे कि रास्ता ठीक करो, क्योंकि पत्थर ग्लेशियर की वजह से पिघल जाता था। एंड वो एवरीडे का था, क्योंकि रोज़ ग्लेशियर पिघलता जाता था, हम रोज़ पत्थर रखते थे, अगले दिन गिरा होता है फिर रखते थे, तो हम रोज़ वो रास्ता ठीक करते थे। उस वजह से हमें एक्लेमेटाइजेशन होना भी एक अच्छा हुआ, बट हम वही करते रहते थे दिन भर रोज़ करना। और कभी टॉयलेट टेंट वाला टेढ़ा हो गया है, टेंट ही टेढ़ा हो गया है, पत्थर पूरा गिर गया है, अगले दिन सब चलो फिर करो, फिर नेक्स्ट डे फिर आओ फिर करो, वही काम रोज़ करना, मतलब ऐसा सा था। थोड़ा वो हमारे लिए थोड़ा फ़नी भी था, तो काम का चीज़ भी था। हाँ जी। दैट साउंड्स रियली फन। Yep. तो सर हमने सुना है कि जो खुम्बू ग्लेशियर है वो पॉपकॉर्न जैसे है, लाइक आई हैव हर्ड अ फ्रेज रिलेटेड टू दैट, तो कुड यू एलैबोरेट मोर ऑन दैट? ओके, खुम्बू आइसफॉल, तो खुम्बू को एवरेस्ट का सबसे टफ रूट, टफ पार्ट माना जाता है, टफ सेक्शन माना जाता है। वो पॉपकॉर्न की तरह क्यों है, तो एक एग्जांपल दूं तो जैसे आप ऐसे पॉपकॉर्न रखा होगा तो वो कैसा लगेगा, अप डाउन, थोड़ा पॉपकॉर्न के बीच में ऐसे छेद होते हैं, जस्ट लाइक दैट। ऐसे ही थोड़ा बड़े में है कि हमें पॉपकॉर्न की तरह अप एंड डाउन जाना है, बीच में गड्ढों में घुसना है, फिर ऊपर चढ़ना है, फिर वापस नीचे। एंड द रूट इज़ सो लाइक कि बहुत ही इधर उधर वाला है कि, और वो एक ऐसा सेक्शन है, एक ऐसा ग्लेशियर है जो मूवमेंट बहुत जल्दी करता है, और उस सेक्शन को जल्दी क्रॉस करना होता है, क्योंकि दिन के टाइम पे अगर क्रॉस कर रहे हो तो पता नहीं कब एक आइस वॉल या फिर ब्लॉक कब गिर के आ जाए, कब सिरैक्स गिर के आ जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसलिए उस एरिया को रात में क्रॉस करते हैं और जल्दी क्रॉस करते हैं। वो सबसे डिफ़िकल्ट सेक्शन होता है एवरेस्ट रूट की। खुम्बू को पॉप क्लिप बेसिकली इसलिए कहा जाता है कि ऊपर नीचे, इसने बताया पद्मा ने, ऊपर नीचे हो रहा है। उसमें क्रिवासेस भी थे, लैडर क्रॉसिंग करना। जैसे एक वॉल ख़त्म हो रही थी, हम सोच रहे हैं अभी कैंप फन दिखेगा, फिर वापस एक वॉल आ रही, फिर हम नीचे जा रहे हैं वापस, फिर वापस जा रहे हैं, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है ऐसे, लाइक ऐसे पॉपकॉर्न का जैसा खड्डा आ रहा है, ये क्रिवासेस है। और वहाँ पे बेसिकली नाइट में मार्च होता है, क्योंकि अवलांच आने के चांसेस होते हैं दिन में। 10 o'clock के बाद में जाना मतलब एक डेंजर एरिया माना जाता है एवरेस्ट के पार्ट में, वो अवलांच आ सकता है। और वहाँ पे मतलब SPCS ये नेपाल का था, जो वहाँ पे लिखा होता है कि ये सेफ जोन है, ये डेथ जोन है, तो हमें मतलब वहाँ पे रेस्ट कराते थे जहाँ सेफ जोन है। और वो कभी भी मूवमेंट कर सकता है, ऐसे वॉल आ सकता है, अवलांच आ जाए, या फिर स्लोप टूट के गिर रहा है, तो मतलब वो डेंजरस पार्ट एवरेस्ट का था हमारा।
तो जैसे कि आपने पूरा 1 साल इस एक्सपेडिशन में दिया है, तो आपका एकेडमिक्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मस्ट हैव सफर्ड अ लॉट। तो आपने उन सब चीज़ों से कैसे मैनेज किया, एंड आपके पेरेंट्स ने आपको इस पूरी जर्नी में कैसे सपोर्ट किया? तो एकेडमिक्स तो सच में बहुत ही ख़राब चल रहा था कि हम टाइम दे नहीं पा रहे थे। एंड जो मैं परस्यू कर रहा हूँ वो बीएससी कंप्यूटर साइंस है, का कंप्यूटर का क्लासेस, प्रैक्टिकल्स होना, फिज़िक्स का प्रैक्टिकल्स, मैथ्स, ऑल दैट बहुत ख़राब चल रहा था। टाइम नहीं मिल रहा था। हम कैंप्स के लिए जा रहे हैं, कभी एक्सपीडिशन के लिए जा रहे हैं, कभी बीएमसी कर रहे हैं। तो उस टाइम पे स्टडीज़ का प्रेशर था पहले बहुत। और जब हमने घर पे बात किया कि ये प्रोसीजर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है लंबा चलने वाला है, तो स्टडीज़ पे मेरे इफ़ेक्ट होने वाला है, तो मैंने जब ये बोला तो मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला घर से कि तुम टेंशन मत लो इसके बारे में, प्रेशर मत लो। एक चीज़ जो अगर इंटरेस्ट है इसमें तो वो अच्छे से करो, अपना बेस्ट दो, और बाकी चीज़ों के बारे में इतना प्रेशर मत लो, लोड मत लो। तो उस टाइम बहुत अच्छा लगा कि हाँ, कि फैमिली सपोर्ट कर रहा है, तो अब खुल के जो कर रहा है उसका प्रेशर नहीं है। अब खुल के जितना है पूरा फोकस एक ही चीज़ में दो। तो दैट वाज बहुत अच्छी चीज़ थी वो मेरे लिए। तो बहुत अच्छा लगा कि फैमिली इतना अच्छा सपोर्ट किया फैमिली ने मेरे को इस फील्ड में। हाँ जी। सिलेक्शन प्रोसेस था तभी उसी टाइम मेरे सेकंड सेमेस्टर थे, तो अभी ये था कि अगर मैंने सेमेस्टर छोड़ा तो मेरे 1 साल ड्रॉप। पर मैंने जैसे घर पे बताया कि अभी पापा ये इतना लंबा प्रोसेस चलेगा और पता नहीं कि लास्ट में सिलेक्ट हूँ या नहीं भी हूँ। ऑप्शन था एक कि होना नहीं होना, फिर भी मतलब घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं होएगा तो कोई नहीं। मैंने अपने टूर्नामेंट्स मतलब सब मैनेज किया। मैं एक स्पोर्ट्स में हूँ तो मेरा कोच सपोर्ट कर रहा है, कोई नहीं ये मतलब एवरेस्ट दोबारा नहीं मिलेगा अगर सिलेक्शन होता है तो इस पे फोकस कर, जानना है मुझे। मतलब उस हिसाब से प्रैक्टिस भी करवाते थे, वो इंडोरेंस करवाया और मतलब रनिंग करवाना, वेट के साथ करवाना, मतलब मेरा गेम छुड़वा के एवरेस्ट पे फोकस। और घर वाले कोई नहीं, हम दोबारा कॉलेज करवा देंगे तुझे, 1 साल ड्रॉप हो रहा है तो दोबारा करना, कोई नहीं जाना है बस। मतलब एक ही मोटिव था उनका कि मुझे एवरेस्ट मैं अपना देश का तिरंगा फहरा रहा हूँ, बस उनका ऐसे देखने का वो था। और बहुत सपोर्ट किया, मतलब हर तरीके से, पढ़ाई को भी, गेम को भी, सब मैनेज करो, फैमिली को भूल जाओ, कोई नहीं बात नहीं हो रही क्योंकि नेटवर्क नहीं होता माउंटेन्स में, कोई नहीं हम वेट करेंगे 3 महीने 4 महीने, जब कभी मतलब अच्छे से सक्सेसफुली हो गया होता है, बहुत अच्छे से मोटिवेट किया। सो मैम, अकॉर्डिंग टू यू एवरेस्ट में सबसे टफ क्या है, टू असेंड द एवरेस्ट और टू डिसेंड? एवरेस्ट में तो सब बहुत ही टफ है। डिसेंड और असेंड दोनों ही टफ थे। असेंड के अलग चैलेंजेस है और डिसेंड के अलग चैलेंजेस। असेंड में आपको पूरा आपको क्लाइंब करना है। पूरे स्टीप अगर वॉल्स आएंगे तो उसको कैसे क्लाइंब करना है। अगर उस स्टीप वॉल्स में भी ऐसे आते हैं कि कुछ आइस के आते हैं और कुछ रॉक की फेस, तो अगर आप रॉकी फेस आप अगर चढ़ रहे हो, वॉल को क्लाइंब कर रहे हो, तो प्रॉब्लम ये आती है कि आपने क्रैम्पोन्स पहने, और वो क्रैम्पोन्स रॉकी फेस पे, सिर्फ स्नो पे आप क्रैम्पोन्स के साथ बहुत स्मूथली चल सकते हो, बट फॉर रॉकी फेस यू विल नॉट बी एबल टू क्लाइंब वेरी स्मूथली। आपको ऐसा होगा कि पैर रॉकी फेस पे आपका क्रैम्पोन लगेगा नहीं, आप फिसल जाओगे, एंड आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा वो करना होगा, बैलेंस रखना होगा, और ऐसे पैर संभाल के, हर एक कदम संभाल के रखना पड़ेगा आपको। और क्लाइंब असेंड में ये था कि आपको बहुत शोल्डर स्ट्रेंथ, आर्म स्ट्रेंथ चाहिए कि आपको एक वॉल चढ़नी है, पूरी एक बहुत लंबी सी वॉल होगी जो कि आपको लोत्से वॉल मिल जाएगी जैसे, एंड उस वॉल को चढ़ना है। एंड जब आप समिट पुश करो तो उसमें भी बहुत से वॉल है जो आपको चढ़ना पड़ेगा। सो उस वक्त बहुत एनर्जी लॉस होता है और स्ट्रेंथ बहुत लगती है, तो वो भी बहुत टफ था। एंड डिसेंडिंग अगर मैं बोलूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा टफ है। उसमें वो चैलेंजेस है कि आप उसी रॉकी फेस से नीचे आ रहे हो, और वो रॉकी फेस ऐसा है कि फिसलोगे, अगर आप फिसलोगे तो नीचे क्रिवास है, पूरा क्रिवास, एंड उस क्रिवास में रॉकी फेस के नीचे अगर आप जाओगे तो उसके बाद स्नो है। स्नो में आपको पूरा वॉल जो हम चढ़े थे उसको डिसेंड करना है, और वो डिसेंड आपको रैपलिंग के साथ करनी है। एंड डिसेंड में ऐसा होता है कि आप जब चल रहे हो तो यू कैन स्लिप एनी टाइम। एंड ऐसा था कि हमारे यहाँ जब हम डिसेंड हो रहे थे फ्रॉम समिट टू कैंप 2, तो सब एग्जॉस्ट थे, और
जब भी आप डिसेंड कर रहे होते हो तो आप एग्जॉस्ट होते हो, क्योंकि आप बहुत चढ़ के आए हो, स्टीप क्लाइम करके आए हो। और सबसे ज़्यादा इंजरीज और सबसे ज़्यादा केसेस डिसेंड के वक्त ही होते हैं, क्योंकि आप होशो हवास में होते ही नहीं हो, आप पूरा अपने ही एग्जॉशन और फिज़िकल जो हुआ है वो उसकी वजह से आप पूरा अनकॉन्शियस जैसे ऐसे में चल रहे हो। तो ऐसे चांसेस होते हैं कि आप अपना एंकर ही खोल के याद नहीं रहता कि वापस लगाया कि नहीं, और हाथ में लेके घूम रहे हो एंड हाथ में लेके चल रहे हो, तो नीचे गिरने के चांसेस तो बहुत है उसमें, और इंजरीज होने के चांसेस है। और दोनों ही बहुत टफ है एवरेस्ट में, डिसेंड एसेंड अलग अलग चैलेंजेस हैं उनके, तो या दोनों ही बहुत चैलेंजिंग थे। So, if given a chance, would you like to climb the Everest again, or once was enough? डेफिनेटली। लव टू क्लाइम अगेन, हाँ जी। बिकॉज नाउ एक्सपीरियंस हो गया ना कि कौन सी जगह पे क्या चीज़ें होगी। तो हमने तो रूट भी देख लिया अभी कि पूरा रूट, अब सबमिट भी हमें अभी सबमिट भी दिख ही रहा है, अभी भी हम दिमाग में सबमिट का पूरा व्यू लेके ही घूम रहे कि सबमिट ऐसा था, है ना। सो वी आर ऑलवेज लाइक सबमिट है दिमाग में, एवरेस्ट है दिमाग में अभी भी। So, ma'am, what was the feeling when you unfurled the national flag at the peak of the Everest? जब हम एवरेस्ट के समिट पे पहुंचे तो ये मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि हम एवरेस्ट के टॉप पे हैं, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और वो एक नई मतलब अलग सी सुबह थी। उधर से मतलब सनराइज़ हो रहा था। मैं थोड़ा लेट पहुंची थी, 5 o'clock के अराउंड। तो मतलब वो एक ऐसा मोमेंट था जो कभी लाइफ टाइम के लिए भूला नहीं जा सकता। और वो मेरे लिए नहीं, मतलब पूरे भारत के लिए एक गर्व की बात थी। और पूरी टीम पहुंच रही है सेफली। तो जब मैंने मतलब मेरी टीम ने और मैंने इंडिया का फ्लैग लिया, एनसीसी का फ्लैग लिया, तो हमारी आंखों में आंसू थे, गर्व के, आभार के। मतलब वो ऐसा मोमेंट था कि जिसे बयां करना बहुत मुश्किल है। तो मतलब वहाँ पहुँचना अपने देश के लिए, मतलब ऐसा लगता है कुछ कर रहे हैं हम एनसीसी के लिए, अपने इंडिया के लिए। और ये हमारी मतलब ये जो मोमेंट था, ऐतिहासिक दिन, तो इसके लिए मैं डीजी सर के लिए थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें ये मोमेंट दिया। और उनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से ये मतलब पूरा अभियान हमारा संभव हुआ। और हमारे टीम लीडर सर कर्नल अमित बिष्ट, सेना मेडल, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया और हमें ना ही पर्वतारोहण सिखाया, बल्कि हमें मतलब हर कदम पे मोटिवेट कर रहे थे। और एक टीम वर्क का मतलब असली अर्थ समझाया कि हम वहाँ पूरी टीम एक साथ टुगेदर होके इंडिया का फ्लैग और एनसीसी का फ्लैग फहरा रहे हैं। तो मतलब बहुत अच्छा मोमेंट था जो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। So now we will begin with the rapid fire round. The first question is for you. ओके। What's the craziest thing that has happened to you on the mountains? क्रेजीस्ट थिंग वही था, एक क्रेजी थिंग था कि मेरे साथ एक कैडेट है सचिन कुमार, वो ही इज़ लाइक माई बडी, तो हमेशा मेरे साथ रहता है। और वो फ़ोटो के लिए बहुत बोलता है मेरे को, क्योंकि वो हर टाइम जहाँ भी जाओ, फ्रॉम द स्टार्टिंग से लेके एवरेस्ट के वापस यहाँ तक, अभी भी वो हमेशा मेरे को बोलता है कि फ़ोटो। एंड जब हम समिट पे जा रहे थे, पहले हम दोनों साथ में नहीं थे, मतलब काफ़ी डिस्टेंस था। और जब समिट से 50 मीटर्स तक था, तो कहाँ से पता नहीं आ गया था, वो मेरे साथ सामने चल रहा था। वो मेरे को देखा और उसने बोला, ओए पद्मा आ गया। वो इतना एक्साइटेड हो गया कि अब तो फ़ोटो अच्छा आएगा, खींचेंगे। और फिर वो बहुत ही एक्साइटेड था उस टाइम। और जैसे ही हम समिट पे पहुँचे, मैंने अपना फ़ोन निकाला, वो भी था बगल में, तो फ़ोटो के लिए। तो फ़ोन जैसे ही खोला, फ़ोन बंद हो गया ड्यू टू वो ठंड की वजह से। तो वो एकदम उस पल वो गायब ही हो गया वहीं से, कि पद्मा का फ़ोन ख़त्म हो गया वो घूमने कहीं और, किसी और को पकड़ने चला गया। दैट वाज अ क्रेजी मोमेंट फॉर मी। So altitude sickness must have gotten you down. So how did you dealt with that? जब हम कैंप 2 जा रहे थे रोटेशन के टाइम, तो मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि बस अभी मुझे उठा के लेके जाओ, चला नहीं जा रहा था। पर सर का ये था कि सबको रोटेशन के टाइम लोथसेबोल तक जाना ही है। मेरी हालत नहीं, फिर भी सर ने चलना है, बस मोटिवेट कर रहे थे। कोई नहीं, उल्टियाँ हो रही तो कर। प्राइज़ रखा सर ने कि 5000 मिलेंगे अगर तुमने उल्टी की, तो इधर हमारे सामने है। तो मतलब मुझे आ रही थी, हो नहीं पा रहा था। मतलब बार बार ये हो रहा था, वैसे उल्टी आ रही है, वैसे आएगी, पर हो नहीं पा रहा था। तो मतलब बहुत ऐसा हो रहा था वो उस टाइम, मुझे मतलब हेडेक हो रहा था, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम 6000 अब वो मतलब टच किया ना। तो एल्टीट्यूड में मतलब ये सिम्टम्स होते रहते हैं, हेडेक होना, उल्टी होना, इट्स नॉर्मल। So कोई ऐसा phrase, song या dialogue which kept you going even when you felt that you are losing the morale? यू कैन डू इट, स्टे पॉजिटिव। वो जो
वो फ्रेज था ना कि पॉजिटिविटी जो है अगर माउंटेन में है तो यू कैन क्लाइम एनी पीक. पॉजिटिविटी इज़ लाइक द मेन मंत्रा. पॉजिटिविटी रखो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो, देन यू कैन क्लाइम एंड you can do anything because positivity is the mantra, I would True say. that. Okay, so the favorite mountain memory that will always be with you. मैं कुछ कैरेक्टर से मिला उस टाइम, बेस कैम्प में थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो पल, क्योंकि उस टाइम पे मैं कामरीटा शेरपा रिकॉर्ड होल्डर क्यों जिसने 31 टाइम एवरेस्ट चढ़ा, उनसे मिलने का मौका मिला. और नीमा शेरपा यंगेस्ट 14 सबमिटर, 14 पीक सबमिटर, उनसे मिला. वो दोनों पल मेरे लिए बहुत अच्छा था. ऐसे हर कोई को नहीं मिलता ऐसी मौका कि इतने रिकॉर्ड होल्डर्स से मिलने का मौका. तो दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी. So what message you would like to give to the audience watching you right now? बिलीव इन योरसेल्फ एंड नेवर गिव अप. यही कहना चाहता हूँ कैडेट्स को. मैं ये संदेश दूंगी मतलब कि लाइफ में कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आए, कभी भी गिव अप नहीं करना. बस धैर्य रखना है कि मुझे करना है. बस एक जुनून की कुछ भी हो जाए, आई कैन डू इट, मतलब हो पाएगा. क्योंकि एवरेस्ट इजी नहीं है. माउंट एवरेस्ट मतलब सबकी विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जो हम एक नॉर्मल कैडेट्स हैं, एनसीसी में और भी बच्चे हैं, तो हम कर सकते. तो मतलब कुछ भी है कि वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी तो हमने किया. तो मैं ये सोचती हूँ कि हमने किया तो हमसे मोटिवेट हो. जैसे कोई भी किसी भी गोल को अगर पाना है तो एकदम जुनून और धैर्य रखना है, बस मोटिवेट कि मुझे करना है. तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि कभी नहीं मिल पाएगी. जब मैं एवरेस्ट के लिए जा रही थी तो मुझे पता नहीं था कि मैं सबमिट कर पाऊँगी कि नहीं. बस एक ही चीज़ दिमाग में थी कि मेरा एवरेस्ट सबमिट करना और कम बैक सेफली आना, मेरा एक ही गोल था. तो जब ऐसे दिमाग में होता है ना कि ये गोल है और सबमिट करना है, या कुछ भी चीज़ हो जैसे पाने का जुनून, तो वो होता है. मतलब हमेशा जुनून में रहना है और गोल सेट करना अपना. कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ आए साइड में रखना है, नेगेटिव चीज़ें साइड में, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना है और खुद पे बिलीव रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना है, तो हमेशा अच्छा ही होता है. मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि स्टे पॉजिटिव और हार्ड वर्क करना. एंड माउंटेन्स में अगर आप जा रहे हो एंड कहीं भी जा रहे हो, बी हम्बल. कि माउंटेन्स कोई किसी को नहीं देखता, कोई रैंक, कोई हायरार्की नहीं देखती. माउंटेन्स कोई नहीं देखता कि कौन रिच है, कौन पुअर है. माउंटेन्स ये नहीं देखता कि कौन कितना प्रोफेशनल है और कौन बिगिनर है. सो बी हम्बल एंड बी ऑलवेज बी डाउन टू अर्थ. ये बस यही बोलना चाहूँगी कि एंड ऑलवेज डू हार्ड वर्क and hard work pays off. Thank you. Thank you so much for sharing your experiences and insights of this precious expedition which you have successfully completed. Thank you so much for joining us today. Jai Hind.